हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस में। आज के इस वीडियो में जो है हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चूँकि ये जो अनुच्छेद वाला जो पार्ट है वो दो पार्ट में हम लेकर आएंगे। तो पहले पार्ट्स में हम कुछ इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद है उसको हम देख लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम उसको जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद रहेंगे उस वाले पार्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय संविधान को पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो भारत का जो संविधान है वो क्या है, एक डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। और वो डॉक्यूमेंट जो है कुछ नंबर्स में लिखे गए हैं जिन्हें अनुच्छेद कहते हैं, ठीक है। तो टोटल जो है भारतीय संविधान की जब गणना हुई थी, यानी कि अभी देखा जाए तो टोटल प्रेजेंट टाइम में 452 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। यानी कि 452 अनुच्छेद अभी हैं। लेकिन अगर कई बार एग्जाम में अगर ये ऑप्शन नहीं है तो यह ऐसे पूछ लेता है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो मूल संविधान में याद रखिएगा 395 जो है उनके मेन आर्टिकल्स हैं। अब कई ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनमें संशोधन करके, जिनमें अमेंड करके जो है ABC का प्रावधान किया गया है। तो ये सारे चीज़ हम ऐड करके जो है यहाँ पे देखें तो 452 प्रेजेंट में आर्टिकल्स हैं, यानी कि प्रेजेंट में अनुच्छेद हैं, ठीक है। यानी कि कई बार आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे जो पार्ट हैं, खंड हैं, वो क ख ग घ या ABC में जो है आर्टिकल्स डिवाइड है। तो उन सारी चीज़ों को या अमेंड करके बाद में जोड़ा गया है। तो उन सारी चीज़ों को, सारे आर्टिकल्स को ले करके जो है 452 आर्टिकल्स बनाए गए हैं, ठीक है। अगर देखा जाए अनुच्छेद की जो मूल अनुच्छेद का, मूल संविधान का जो अनुच्छेद है वो 395 है। अगर भाग देखा जाए तो 22 भाग है, यानी कि 22 पार्ट्स हैं और 8 शेड्यूल्स हैं। लेकिन बाद में जो है आगे चल करके जो है ये शेड्यूल को बढ़ा करके 12 शेड्यूल कर दिया गया, ठीक है। तो अब हम एक एक चीज़ों को देखेंगे और किस तरह से जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए अनुच्छेद एक दृष्टि में। तो पहला अगर आर्टिकल की बात करें तो जो आर्टिकल 1 है वो जो है संघ, नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में डिस्कस करता है, ठीक है। कि ये बताता है कि संघ क्या है, ठीक है, या वो नाम क्या है, और राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान जो है आर्टिकल 1 करता है। अगर नए राज्यों का जो है प्रवेश करना है या नए राज्यों का जो है गठन करना है तो उसके लिए जो प्रावधान जो दिया गया है वो आर्टिकल 2 है, ठीक है। आर्टिकल 3 में जो है अब क्या है, नए राज्यों का निर्माण और जो वर्तमान में जो राज्य हैं, राज्यों के क्षेत्रों में या सीमाओं में नाम परिवर्तन, ठीक है, नामों में परिवर्तन, वो आर्टिकल 3। यानी कि अभी तक हम यहाँ पे देखें आर्टिकल 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। एक कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे जो बताता है किसी भी यूनियन का नाम, यानी कि अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया के जो है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र क्या होगा, ये चीज़ आर्टिकल 1 बताता है। बाय द वे अगर कोई नए राज्य का स्थापना करना हो, ठीक है, तो उसको जो है किसमें, आर्टिकल 2 में डिस्कस करेगा, यानी आर्टिकल 2 में इसका प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि नए राज्य का निर्माण और जो वर्तमान राज्य है अगर उन दोनों के सीमाओं में, यानी कि जो बाउंड्रीज है उनमें कुछ चेंजेस करने हों कि कहाँ कहाँ उनकी क्षेत्राधिकार आते हैं, क्या क्या सीमाएं हैं, उन सारे जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 3 में रखा गया है, ठीक है, ये सारे प्रावधान। तो ये 1 से लेकर के 3 तक हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट जो पॉइंट आर्टिकल आएगा वो है हमारा आर्टिकल 5, ठीक है। आर्टिकल 5 में जो है प्रावधान जो है आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक, ठीक है, ये जो है सिटीजनशिप से, नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है इसमें रखा गया है। तो बस हमको इतना ही याद करना है कि आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक जो है नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप संबंधित लेकर के प्रावधान जो है इसमें किया गया है। उसके बाद आर्टिकल 14 देखते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सा ये आर्टिकल है, यानी कि यह अनुच्छेद जो है इतना महत्वपूर्ण है कि अगर पॉलिटी से या कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन रखा जाता है तो ज़रूर कहीं ना कहीं जो है 14 और 21 से ज़रूर रखा जाता है, ठीक है। इसको काफ़ी ध्यान में देखना है कि यहाँ पे जो है आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता, ठीक है, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, ठीक है।
तो याद रखिएगा विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 15 भी जो है, अच्छा एक चीज़ और बता दें कि जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक दिए गए हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक है। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें जो है पार्ट 3 में जो है रखा गया, यानी टोटल पार्ट 22 है, जिनमें से फंडामेंटल राइट का जो चीज़ें प्रावधान किए गए हैं वो पार्ट 3 में है। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी की बात करें तो वो आज जो है आर्टिकल 4 यानी कि जो है पार्ट 4 में रखा गया, यानी कि भाग 4 में रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ हमारा ये चीज़ कवर हुआ। फिर नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 16 के बारे में। तो ये जो है लोक नियोजन की अवसर की समानता की बात करता है, और ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण सा आर्टिकल 17 है। अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत जो है अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की बात करता है। और वहीं जो आर्टिकल 18 यानी कि अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों की अंत करने की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने इतना सारा देख लिया। फिर आर्टिकल 19 की बात करते हैं, तो ये जो है वाक स्वतंत्र आदि विषय पे अधिकारों यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, अनुच्छेद 19। 20 जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जो है दोष सिद्धि की संबंध में संरक्षण की बात करता है। ठीक है, उसके बाद जो है आर्टिकल 21 ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात करता है। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 21A। ठीक है, आर्टिकल 21A जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था। ठीक है, आर्टिकल 21A के तौर पर ये जो है शिक्षा संबंधित अधिकार की बात करता है, यानी 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी जो बच्चे होंगे उनको निःशुल्क जो है क्या करेगी गवर्नमेंट, जो उसको शिक्षा देगी, यानी कि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार इनका होगा। फिर आर्टिकल 22 को जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के निरोध के संरक्षण की बात करता है। उसके बाद जो है 23 ये मानव दुर्व्यवहार या बालाश्रम का प्रतिषेध है, यानी कि जो मानव का या मानव के साथ दुर्व्यवहार हो या खरीद फरोख्त की बात हो जो मानव का, वो उसको रोक के लिए जो है आर्टिकल 23 की बात करता है। वहीं जो है आर्टिकल 24 जो है कारखानों आदि में, यानी कि कई बार फैक्ट्री वगैरह में जो बच्चे बालक काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनमें जो है उनको निषेध किया गया है कि अगर 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं जो 14 वर्ष से जो काम कर रहे हैं, तो उनको जो है इस श्रेणी में जो है क्या कर रहा है, उसको प्रतिषेध कर रहा है। ठीक है, ये प्रावधान। और आर्टिकल जो 25 है ये क्या कर रहा है कि अंतःकरण और धर्म अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि खुद की अगर कोई व्यक्ति अपने खुद जिसमें आस्था वो मान सकता है, ठीक है, उसकी स्वतंत्रता है कि अगर वो मुस्लिम धर्म को मानता है तो वो मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको किसी भी धर्म को स्वतंत्रता पूर्वक जो है अपनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, उस पर कोई जोर दबाव ना हो, तो ये जो है ये आर्टिकल 25 में डिस्कस किया गया है। फिर उसके बाद आर्टिकल 29 की बात करते हैं, तो ये जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण की बात करता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो यहाँ पे आर्टिकल 32 है जो स्पेशल रेमेडी की बात करता है, संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी है उसकी बात करता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 39 जो है राज्य की अनुसरणीय कुछ नीति तत्वों की बात करता है। और यहाँ पे आर्टिकल 32 के बाद अगर कोई आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है, तो वो 39 का यानी कि 39A है। ये जो है सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सा ये आर्टिकल्स हैं। उसके बाद आर्टिकल 40 का नंबर आता है इम्पोर्टेंट में, ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात ये करता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं 41। तो 41 जो है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार की बात करता है। और अगर बात करें तो ये 44 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, किसके बाद, 40 के बाद, यानी कि 40 के बाद जो आर्टिकल 40 के बाद जो 44 का नंबर है, ये बात करते हैं एक समान सिविल संहिता के बारे में। ठीक है, समान यूनिफॉर्म सिविल कोड काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखिएगा, एक 44 और 40। ठीक है, और क्या 39A। 39A जो है निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत की स्थापना करने का प्रावधान उसमें है।
और 44 जो है एक समान सिविल संहिता का प्रावधान करता है। उसके बाद जो हम देखते हैं जो 45 है वो बताता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो है बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान जो है 45 बताता है। अब अगला जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे आता है, स्टार मैंने लगा के रखा है, जितने भी स्टार मैं लगा रहा हूँ वो सारे के सारे जो है काफ़ी महत्वपूर्ण से हैं और अब तक के कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आप उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे जो आर्टिकल है 48A पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन और जीवों की रक्षा के बारे में बात करता है। आर्टिकल 50 इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, कार्यपालिका और न्यायपालिका की पृथककरण की बात करता है, यानी कि एग्जीक्यूटिव को जो है जुडिशरी से सेपरेट करने की बात करता है। तो अधिकतर ये क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद जो है 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित है। अब यहाँ पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गया 51A। ठीक है, ये जो है मूल कर्तव्यों की बात करता है। आर्टिकल 52 जो है ये बताता है कि भारत का राष्ट्रपति एक होगा, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 52 बताता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, यानी कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे उनकी रीतियां हैं, कैसे उनका निर्वाचन किए जाएंगे, ये जो है अनुच्छेद 55 में बताया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 57 की तो पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता की बात किया गया है। अनुच्छेद 58 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होगी, ठीक है, कि क्या उनका एज होगा, जो टाइम पीरियड होगा, उनके कार्यकाल कितने होंगे, ये सारी चीज़ के बारे में बात करता है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति जो आर्टिकल 60 है वो राष्ट्रपति के शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बात करता है। अब यहाँ पे एक अगला आर्टिकल आया जो काफ़ी महत्वपूर्ण सा है, आर्टिकल 61 जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। देखिए प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन दो जो है आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि किस आर्टिकल में जो है प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है, तो वो जो अनुच्छेद 52 है। और दूसरी बात ये है कि इम्पीचमेंट जो महाभियोग लगाने जाने की प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में दिया है, तो वो अनुच्छेद जो है 61 है। अब अनुच्छेद 66 में जो है उपराष्ट्रपति के बारे में बात किया गया, उनके निर्वाचन से संबंधित चीज़ों को बताया गया है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 70 की बात करते हैं तो अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति को कृत्य करना, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो जो है किसी कारणवश जो है अगर राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी होती है तो वहाँ पे जो है ये उनका कार्यभार संभालने से संबंधित ये प्रावधान जो है ये आर्टिकल 70 में दिया हुआ है। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है देखते हैं राष्ट्रपति संबंधित जो आर्टिकल है वो है क्षमादान की शक्ति, यानी कि पार्डन की शक्ति। तो आर्टिकल 72 जो है क्या करता है, राष्ट्रपति को जो है क्षमादान की जो है शक्ति भी प्रदान करता है। 74 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति जब भी जो है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो है क्या होगा, मंत्री परिषद होगा, यानी कि राष्ट्रपति जो है क्या करेगा, मंत्री परिषद के लिए जो है उसको कह सकते हैं कि जो भी हेल्प लेने होंगे, जो भी सजेशन वगैरह होगा, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए जो है मंत्री परिषद जो है वो क्या करेगी, हेल्प करती रहेगी। उसके बाद जो 75 में क्या कहा गया है कि अन्य मंत्रियों के लिए जो है नियुक्ति के लिए जो है प्रधानमंत्री की सलाह लेगा, यानी कि राष्ट्रपति जो है हमेशा जो है कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी रहता है। उसके बाद 76 की बात करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के महान्यायाधीश की बात करता है। 76 है किस प्रकार से महान्यायाधीश की गठन होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, कौन महान्यायाधीश बन सकता है, इन सारी चीज़ों का जिक्र जो है 76 में किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 79 जो है यानी कि 79 की बात करें तो ये जो है संसद के गठन की बात करता है। तो याद रखिए जितने स्टार लगा रहा हूँ वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इसमें। और उसके बाद आर्टिकल 80 की बात करें यानी कि अनुच्छेद 80 की बात करें तो ये राज्यसभा की संरचना की बात करते हैं, और वहीं 81 तो लोकसभा की संरचना की बात करते हैं। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे तो तीन चीज़ें जो है यहाँ पे हमको लगातार देखनी है, ये 79, 80 और 81 संसद की गठन संबंधित प्रावधान जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों आएंगे वो 79 में है, और अकेले 80 राज्यसभा की बात करता है, उनकी संरचना की बात करेगा, और अकेले 81 जो है लोकसभा की संरचना की बात करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 83(1) राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। 84 जो है ये बता रहा है कि क्या चीज़ें क्या अर्हता होंगी संसद की सदस्य की,
और यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगर, तो ये है 85। संसद का सत्र क्या होगा, उनका सत्रावसान कब होगा और उनके विघटन किस स्थिति में किया जा सकता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि 71A, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग जो है किया जाता है, ये 71 बताता है। हाँ, यहाँ पे अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट कोई है तो वो है आर्टिकल 108, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि किन दशाओं में जो है कौन से आर्टिकल में बताया गया कि दोनों सदन जो है संयुक्त बैठक, ठीक है, वो जो है एक साथ करती कंबाइंड सिटिंग जो है, तो वो आर्टिकल 108 बताता है। 109 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो धन विधेयक के संबंधित प्रावधान करता है। 1010 जो है धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, तो ये संसद के दोनों सदनों के बारे में बात करें, यानी कि जो आर्टिकल 111 है, यानी कि 111 है, वो बताता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा होगा। अगर यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट देखें तो ये आर्टिकल 112 है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे। उसके बाद जो है 117 की बात करते हैं, तो ये जो है वित्त विधेयक के बारे में बात करता है। 122 की बात करें तो ये जो है न्यायालय के संसद की कार्रवाई की जांच न किया जाना, यानी कि जो भी न्यायालय जो है या संसद की कार्रवाइयाँ होंगी न्यायालय के द्वारा जो है जांच नहीं किया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे आ जाते हैं आर्टिकल 123 यानी कि 123, जो क्या करता है अध्यादेश की बात करता है, किसके, राष्ट्रपति के। उसके बाद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात करता है। अब देखिए उच्चतम न्यायालय के गठन और स्थापना की अगर बात हो जाए तो 129 जो ये बात करता है कि एक अभिलेखी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, ठीक है, अभिलेखी न्यायालय होगा। उसके बाद 137 जो है रिव्यू की बात करता है, ठीक है, 137 जो याद रखिएगा कि वो जो है रिव्यू संबंधित प्रावधान की बात करता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के लिए ये यहाँ पे ये है कि उच्चतम न्यायालय को परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति जो है 143 है, यानी कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के लिए जो राष्ट्रपति की शक्ति किस में दिया है, अनुच्छेद 143 में दिया हुआ है। उसके बाद अनुच्छेद 148 में देखते हैं, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की बात करता है। 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति, नेक्स्ट देखते हैं। और 161 में यानी कि अनुच्छेद 161 में जो है ये क्षमा आदि और कुछ मामलों में जैसे दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, यानी राज्यपाल के पास जो है जिस तरह से राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि क्षमादान वगैरह की, जो आर्टिकल 72 में देकर रखा है, उसी तरह से जो है पावर जो है राज्यपाल को एक राज्य स्तर पर जो है आर्टिकल 161 पावर देता है कि वो किसी भी कार्रवाई का या तो दंडादेश जो दिया उसको निलंबन कर सकता है या परिहार या उस कम्यूट कर सकता है, उस जो सज़ा हुई उसको लघु कर सकता है, यानी छोटा कम टाइम में उसको जो है सज़ा को ख़त्म कर सकता है, ठीक है। 164(1) क्या कहता है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त कि जो मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा जो मुख्यमंत्री नियुक्त होगा या उनकी सलाह के, यानी कि मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किया जाएगा। यानी कि राज्यपाल के द्वारा तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्य में मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल जो है क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं 165, तो ये बताता है कि राज्य का महाधिवक्ता होगा। 169 जो ये बताता है कि राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन और सृजन की बात करता है। तो ये सारे थे यहाँ इतने क्वेश्चंस, और हमने जो है यहाँ पे उन सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया जो आने वाले एग्ज़ाम में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में ये सारे के सारे आर्टिकल्स पूछे गए हैं, और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है वो उनकी संभावना ज़्यादा होगी। तो अगर आप इन सारे अनुच्छेद को देख लेंगे ध्यान से, 2-3 बार इसको समझ लेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है हम संविधान की जो अनुच्छेद का दूसरा पार्ट है वो जल्दी लेकर आएंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल में नए व्यूज़ हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा लगा तो कमेंट करना ना भूलें, दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।